बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ डायनामिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो हम सबसे पहले प्रीवियस जो हमने लास्ट वीक 2 क्लासेस में जो भी कुछ पढ़ लिया है उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करेंगे। बट बिफोर आई इवन स्टार्ट द रिवीजन, हाफिज़ साहब आइडेंटिफाइड, ठीक है, हाफिज़ साहब तिलावत कर दें, उसके बाद हम जो है ना इंशाल्लाह आज के चैप्टर को और आज के लेक्चर को आगाज़ करते हैं। चलें जी, आगाज़ करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 का। और छोटा सा ना एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा ही है, बल्कि रिवीजन नहीं करते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी। सब अपने रजिस्टर बंद कर दो, ठीक है, उल्टा दो, सफ़े बंद कर दो। ओके, क्लास में कौन ऐसा है जो मुझे एसेंशियल ऑफ एन वैलिड ऑफर सुना सकता है, लेकिन सिर्फ वही सुनाएगा जो हाथ खड़ा करेगा और जिसको मैं बता दूँ? कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन सुनाएगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं नहीं, ऐसे। हाँ, एक और कौन कौन है नॉमिनी? 2, ठीक है। चलो भाई, पीछे वाले को खड़े हो जाओ, बगैर रुके। जितने एसेंशियल हो, खड़े हो, बगैर रुके। एसेंशियल ऑफ एन वैलिड ऑफर। हाँ हाँ, हेडिंग 2% ड्यूली कम्युनिकेटेड है। नहीं 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 नहीं, 2% ड्यूली कम्युनिकेटेड। तीसरा क्या बोला? बैठ जाओ। 1 को मैं सुनाना है। हाँ, 2% सर्टेन एंड डेफिनेट, ठीक है। ड्यूली कम्युनिकेटेड, लीगल ऑब्लिगेशन है, गलत। बैठ जाओ। तुझे बोल, इधर आओ, उठो, उठ जाओ, शाबाश, उठ जाओ। अरे उठ जाओ, नहीं माफ़ी नहीं है ना, जब मना किया था ना, नहीं वार्निंग तो है, दे दी थी ना कि बोलना नहीं है, उठ जाओ, शाबाश। नहीं उठ रहा, मैं उठूँ? वो सीट लेकर आओ, उठाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाओ, इसको आगे रखो, यहाँ रखो। आई साइड का मसला है ना, इंशाल्लाह करीब से अच्छा दिखेगा। बैठ जाओ, शाबाश, ठीक है, बस यहीं बैठोगे। अब रजिस्टर ज़रा देना भाई को। चलो, सवाल हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला अगले सवाल पे 100 रुपये दोबारा निकाले जाएंगे। क्या? क्यों भाई? अरे भाई, मैंने ऑफ़र की, ठीक है। अब जो सही जवाब बताएगा, अब 3 हेडिंग तो हर किसी ने बता दी, चौथी में फंस रहे थे, इस होशियार ने बता दी, तो अब वो क्या हो गया, कल अदम हो गया सवाल। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर निकालेंगे। आ जाओ। ऑफर प्रपोजल क्या था? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू डू और नॉट डू समथिंग, ठीक है। ये मेरे अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन आप लोगों ने याद की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। अच्छा, फिर हमने बात की आगे कि ऑफ़र वही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफ़र की जा रही है, और एक्सेप्टेंस क्या होती है? जिसको ऑफ़र की जा रही है वो एक्सेप्ट कर ले या अपना एसेंट सिग्निफाई कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? द प्रोपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। फिर हमने कहा कि प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर पैसे डल जाते हैं, यानी कंसिडरेशन डल जाती है, तो फिर क्या हो जाता है? बोलो भाई, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी डल जाती है, तो क्या हो जाता है? बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट डल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट वो होता है जो मस्ट क्रिएट करे क्या? लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल, मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन जो बिजनेस अरेंजमेंट होते हैं, कमर्शियल अरेंजमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं।
फिर हमने बात की 3 तरह की ऑफर्स होती हैं। स्पेसिफिक ऑफर जिसको की जाए वही एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर आवामुन नास को की जाती है लेकिन ड्यूली कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर के रिस्पॉन्स में जो ऑफर की जाती है उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, बोलो भाई, कैंसिल हो जाती है। शाबाश। फिर हमने बात की कंडीशनल ऑफर क्या होती है। कंडीशनल ऑफर एक ऐसी ऑफर होती है जो कि ऑफर करते वक्त ऑफरर जो है वो कुछ कर देता है, प्रिस्क्राइब कंडीशन कर देता है कि यार अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा देना। अगर मीज़ान के अकाउंट में 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दिया तो ही वो समझो ऑफर क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। डन। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा कि इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। हमने ब्रीफली भी नहीं हम कहेंगे कि कॉम्प्रीहेंसिवली कहेंगे कि हमने कॉम्प्रीहेंसिवली दोनों का फ़र्क समझ लिया कि ऑफर और इन्विटेशन टू एन ऑफर में क्या फ़र्क होता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि ऑफ़र में और इन्विटेशन टू एन ऑफर में क्या फ़र्क होता है? कोई बंदा हाथ खड़ा करके ज़रा बता दे मुझे, ऐसे ही बता दे। नहीं पीछे नहीं जाओगे लेकिन फिर भी। हाँ, और कोई बताओ। बैठिए बता दो। इनविटेशन टू एन ऑफर में अदर पर्सन मेक्स एन ऑफर, लाइक आप ओपन कर देते हो कि सामने वाला, हाँ, हम सामने वाले को एक दावत देते हैं कि आओ मुझे ऑफर करो। जैसे हमने कहा कि बिडिंग के अंदर क्या होता है, मैंने बिड लगा दी, मैं एक जो है ना चीज़ बेच रहा हूँ, लेट से 50% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट में नहीं बेच रहा, मैं वही चीज़ बेच रहा हूँ। अब मैं कहूँगा कि भाई हर बंदा बिड लगाए, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको मैं ये चीज़ बेच दूंगा, उसको मैं चीज़ दे दूंगा। तो ये जनरल ऑफर भी है लेकिन जनरल इन्विटेशन टू एन ऑफर हो जाएगी ना, कि सबको की जा रही है और कि क्या कि आओ अपनी अपनी ऑफ़र लगाओ। ठीक है। फिर हमने इसकी बहुत सारी मिसालें देखी थी, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, कि रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड क्या है, इनविटेशन ऑन ऑफर। अब मैं बोलूँगा यार मुझे जो है ना वो बटर चीज़ हांडी खानी है, मुझे कढ़ाई खानी है, मुझे जो है ना वो कीमा खाना है, रोल खाना है, समोसे खाना है। अब जो भी मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ वो मेरी क्या है, ऑफ़र। और उसने कहा ठीक है सर मिल जाएगा, ये क्या है, एक्सेप्टेंस। सवाल आ रहा था कैसा प्रॉमिस? नहीं, ऑफर में प्रॉमिस नहीं होता, ऑफर में प्रॉमिस नहीं होता, ऑफर में तो चाह होती है, चाह, क्या ना, चे अलिफ हे, ऑफर में चाह होती है। और जब वो एक्सेप्टेंस बन जाती तो फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल के प्रॉमिस बनते हैं। ऑफर अकेले कोई प्रॉमिस नहीं होता, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है। विलिंगनेस होती है ना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर सवालात के अंदर हम आ गए थे सवाल नंबर 1 पे, सवाल नंबर 2 पे, और सवाल नंबर 3 मैंने करने को दिया था, ऐसा ही है। सवाल नंबर 3 पढ़ लें, आ जाओ। वो कहता है कि अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल की डीएचए वाली प्रॉपर्टी, लेटर भेजता है उसको यकम मार्च 2019 को कि मैंने सुना है कि तुम अपनी डीएचए वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हो। किसको बेचा है भाई? अहमद ने, ठीक है, आदिल को भेजा है। देखो जब भी ऐसे सवालात आए ना तो जितनी भी पार्टीज होती है ना उनके नाम लिख लिया करो और उनके कनेक्शंस ना ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, बहुत आसानी हो जाती है। यानी कि अहमद ने आदिल को कहा कि सुना है कि तुम अपनी डीएचए वाली प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो और मैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ खरीदने में, क्या तुम प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचोगे? ये क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर, ये ऑफर है, ये ऑफर है ना। फिर व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस यू हैव ऑफर्ड सो फार, ये क्या है? ये तो एक इंक्वायरी है कि यार कितने प्राइस लग गए हैं इसके। जैसे कोई मेरी गाड़ी खरीदने आता है ना तो वो कहते हैं ज़रा बताइएगा कि आखिरी प्राइस क्या लगे हैं इसके अब तक। मैं बोलूँ यार 15 लाख लग चुके हैं लेकिन मैं नहीं बेच रहा, बात समझ आती है? तो वो क्या है, ये एक इंक्वायरी है। आदिल ने कहा द हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ 35 मिलियन, ये क्या है? ये कोई ऑफर है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 35 लाख रुपए में बेच रहा हूँ? नहीं, ये क्या है, ये इंक्वायरी का जवाब है। अली अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 36 मिलियन। अब ये क्या है? ये ऑफर है, काउंटर ऑफर है? काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर है, ये ऑफर है। अच्छा अगर ये काउंटर ऑफर है तो ऑफर का है, ऑफर है कोई? नहीं है, ये क्या है? ऑफर है। सब्सिक्वेंटली आदिल ने एक ऑफर रिसीव कर ली हामिद को जो कि 38 मिलियन इसकी वैल्यू लगा रहा था। वॉट विल बी आदिल की लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी टूवर्ड्स अहमद इफ़ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद, क्या लायबल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब तक तो कोई ऑफर हुई नहीं, ऑफर चलो हुई है लेकिन कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई। क्या इसने कहा, इसलिए इसने तो यूँ कहा ना कि यार देखो इसकी हाईएस्ट प्राइस अब तक 35 लग गई है, ये तो उसने सिर्फ जवाब दिया उसकी इंक्वायरी का। और फिर इसने कहा यार कि चलो यार मैं 36 मिलियन में तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, लेकिन तुम लोग शायद इस लफ्ज़ से कंफ्यूज होते रहे कि यार आई एग्री। अरे भाई एग्री करवाया किसे तुमने? होशियार, किसी ने बोला एग्री करने को? फजूल में आई एग्री, भाई बोलो आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन ये फिर भी ऑफर ही रहेगी। एग्री करने से कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी ना हो जाती है, ये ऑफर ही है। ठीक है, डन है। अब बताओ कि अगर वो हामिद को बेच दे तो क्या वो लायबल होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड। डन। चलो लिखना कैसे मैं सब कुछ बता दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, अभी हम एक काम कर रहे हैं कि हम ना चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 2। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के दरमियान जाके जब हमारी तकरीबन 8 से 9 क्लासेस पूरी हो जाएंगी ना, तो मैं आपको लिखने का पूरा तरीका सिखाऊंगा। मैं आपको एक वीडियो पे प्रोवाइड करूंगा ड्राफ्टिंग के ऊपर ना, आपने वो दिख के आनी, वो पूरा एक लेक्चर होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को लिखने का मज़ा नहीं आया तो फिर पैसे वापस, ठीक है। वो लिखने की आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें तरीका आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जो मकसद है ना, वो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, और फिर मैं आपको आंसर साथ साथ पढ़ा दूंगा। लिखना मैं अलग से सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ये अभी अगले 10 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आ जाओ, एक सेकेंड ज़रा मैं आंसर पढ़ लूँ। सवाल नंबर क्या था? 3 ना। आ जाओ। कहते देखो रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा अप्लाई हो रहा है। कहता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हमने भी ये बात पढ़ी थी। अब वो क्या कह रहा है? कह रहे फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद टू आदिल इज अ रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही बात की थी। रिप्लाई फ्रॉम आदिल टू अहमद इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बात भी हमने पढ़ ली थी। सेकंड रिप्लाई फ्रॉम अहमद टू आदिल, ये क्या है कि आई एग्री वाली बात, ठीक है। आदिल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई और कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अब जब इसको आगे से ऑफर आ गई कितने की? 38 मिलियन की, तो वो हो सकती है एक्सेप्ट या नहीं हो सकती है? हो सकती है एक्सेप्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब सवाल कर लो। कौन कर रहा था जी? सर जो आपने बताया कि इनविटेशन ऑफ ऑफर होती है, उसकी कोई वो कुछ है कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इनविटेशन है, ये ऑफर है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? देखो अगर मैं यूँ तो मैं कहूँगा कि क्या तुम मुझसे ये घड़ी खरीदना पसंद करोगे जिसमें ये मैं जो बंदा हूँ, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन द कंसेंट। अब जो ये जो लफ्ज़ है ना, टू ऑब्टेन द एसेंट या टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ये ऑफर और इन्विटेशन टू एन ऑफर को डिस्टिंग्विश करता है। क्योंकि ऑफर में मेरी जो नीयत होती है वो तुम्हारी रजामंदी लेना होता है, जबकि इनविटेशन टू ऑन ऑफर में मेरी नियत ये होती है कि तुम मुझे ऑफ़र करो और मेरी रजामंदी लो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑनलाइन वाले हजरात के कंसर्न हैं, वो कहते हैं कि वेडिंग में इनविटेशन की क्या चीज़? एग्जांपल जैसे वेडिंग में इनविटेशन की, वेडिंग में? किसी कोई क्वेश्चन में जिसमें वेडिंग लिखी गई, वर्डिंग में? अच्छा मैं वेडिंग समझ रहा हूँ। वर्डिंग में इनविटेशन टू ऑफर की एग्जांपल, भाई जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि एक रेस्टोरेंट ने मेन्यू कार्ड दिया हुआ है। अब वो मेन्यू कार्ड पढ़ के मेरा उसको बात करना, ऑर्डर करना, ये क्या है? ये ऑफर है। लेकिन मेन्यू कार्ड इटसेल्फ प्रेजेंट करना क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। बात समझ आ रही है? आ जाओ। आज के लेक्चर में हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। कह रहे हैं कि एक दफ़ा अगर मैंने ऑफ़र कर दी, प्रपोजल भेज दिया, तो मैं वो रिवोक नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, ये बता रहा है। कह रहे ऑफ़र वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी विड्रॉन। कह रहे देखो अगर मैंने ऑफ़र कर दी और अब तक सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं की है तो मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा क्या तुम मेरी घड़ी ख़रीदना पसंद करोगे? इसने जवाब नहीं दिया, मैंने नहीं यार माइंड चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, तो मैं बच गया। क्यों? क्योंकि इसने अब तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, इसलिए मैं ये ऑफ़र विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे ये मेरी वाली घड़ी ख़रीदना पसंद करोगे, और उसने कहा हाँ मैं ख़रीदना पसंद करता हूँ इतने पैसों में ही जितने आप कह रहे हो, तो फिर ये क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। अब मैं भाग नहीं सकता, फिर इस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इकरा शेख का सवाल है कि क्या ड्राफ्टिंग जो है ना वो आप नई स्कीम के तहत सिखाएंगे या पुरानी स्कीम के तहत? ठीक है, तो देखो इस सब्जेक्ट का नाम रखने के पीछे ना एक हिस्ट्री है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो सर अहमद ने आपको सुनाई भी थी। सर ने कहा कि कुछ लोग बैठे हुए थे और सोचा कि यार इन सब्जेक्ट के नाम ना बड़े पुराने हो गए हैं, कुछ नया नाम रखना चाहिए। तो चैट जीपीटी पे डाला बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को मर्ज करने जा रहे हैं, कोई एक नया नाम दिखाओ। तो उसने बता दिया जनाब 4-6 नाम दिए होंगे, उसमें एक नाम होगा बिजनेस लॉ डायनामिक्स। तो भाई ये सब्जेक्ट का नाम पड़ गया बिजनेस लॉ डायनामिक्स। इसमें कोई डायनामिक्स नहीं है। कौन सा डायनामिक्स है? कुछ भी नहीं है। 2 चैप्टर कंपनी लॉ में कम हो गए हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर 2-3 चैप्टर कम हो गए हैं। 30 चैप्टर थे वहाँ 25 हो गए, बस खत्म हो गया भाई, ये बिजनेस लॉ डायनामिक्स है। तो जब कोर्स चेंज नहीं हुआ, कंटेंट चेंज नहीं हुआ, थीम चेंज नहीं हुई, तो मतलब कोई लिखने का तरीका चेंज होगा? नहीं। और लॉ का लिखने का तरीका तो पिछले 15 साल पहले भी ऐसे था, 50 साल पहले भी ऐसे ही होगा और आज भी ऐसा ही है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो सर लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ था जब आपने घड़ी वाली ऑफर बताई बात कि मैंने घड़ी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं बीच नहीं कर सकता।
अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने क्या कहा था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होती है? अबे प्रॉमिस नहीं, तो प्रॉमिस होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओरल और एक्सप्रेस में क्या पढ़ा था? ओरल और रिटन। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शर्त नहीं है। अगर दो बंदों के दरमियान ज़बानी कलामी एग्रीमेंट भी हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन चूंकि जो ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिफिकल्ट टू प्रूव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि लिखित पढ़त हमेशा बेहतर है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और सर वो एक और चीज़ आपने बताई थी कि सोशल मैटर्स के ऊपर लो हाँ, तरीके से सोशली मैटर। सोशल मैटर कैसे हो गया? हमारी नीयत है बिजनेस अरेंजमेंट करने की, वो भी कारोबार करता है, मैं भी कारोबार करता हूँ, मैं उसको अपनी चीज़ बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे दो दोस्तों के दरमियान दो दोस्तों के दरमियान तो फिर वो मुश्किल है प्रूफ करना, और दो दोस्तों के दरमियान तो यूजुअली सोशल या मोरल ऐसी आ जाएगा। ठीक है, चलो बहरहाल अब हम पढ़ने जा रहे थे कि क्या ऑफ़र एक बार अगर कर दी, क्या एक बार अगर तीर कमान से निकल गया तो क्या वो वापस आ सकता है या वो नहीं आ सकता? कह रहे निकला हुआ तीन नहीं, तीर कमान में वापस आ सकता है अगर सामने वाले ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। एक बार अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो आपकी ऑफ़र जो है वो विड्रॉ नहीं हो सकती। कह रहा है अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज टोल्ड दैट द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इसको आसानी से यूँ भी लिखा जाता था कि बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर, बट वंस द एक्सेप्टेंस हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द पर्सन मेकिंग द ऑफर द प्रोपोजल कैन बी नॉट बी विड्रॉन। लेकिन एक बार अगर उसको पता चल गया कि उसकी जो ऑफर की गर्दा पेशकश है वो एक्सेप्ट हो गई है तो उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकता। Adil proposes by a letter sent by a post to sell his house to जाजिब। जाजिब ने इंटेंड की टू एक्सेप्ट दी ऑफर, लेकिन अब तक उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कराया, यानी कि अपना जवाब डाक के अंदर जमा नहीं कराया। बताओ क्या रिवोक हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है नहीं सकती? हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस डाक में जाके जमा नहीं कराई। अब आप बोलोगे यार ये डाक के ज़माने में, मतलब कौन सी डाक के ज़माने की बात कर रहे हैं, हम तो आज तक देखा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि कॉन्ट्रैक्ट किस ज़माने का है, 1872 का है। उस वक्त जो ख़तो किताबत हुआ करती थी या जो कम्युनिकेशन हुआ करती थी वो लेटर के थ्रू ही हुआ करती थी, तो इसलिए ये वाली एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, डन है। चलो, अदील प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल टू जाजिब। जाजिब ने अपना जवाब जमा करा दिया है एक्सेप्टेंस का। अब बताओ क्या वो रिवोक कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं करता। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, आगे कैसे आएगा? वो कहेगा जनाब कि लेट से आज क्या है 29 ना, ठीक है, 29 सितंबर को उसने जो है ना वो ऑफ़र लेटर जो है ना वो सेंड कर दिया। ठीक है, 2 अक्टूबर को ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ केस नंबर ए। वो बोलता है कि वो रिवोक करना चाहता है 1 अक्टूबर को। क्या वो कर सकता है रिवोक या नहीं कर सकता? बोलो भाई, कर सकता है? कर सकता है नहीं करता? कितने लोगों को लगता है कि कर सकता है? बताओ ना हाथ खड़े करके यार। मैंने कहा 29 सितंबर को ऑफ़र लेटर भेज दिया गया, 2 अक्टूबर को ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया, वो यकम अक्टूबर को चाह रहा है कि वो रिवोक कर दे अपनी ऑफ़र, वापस ले। क्या ले सकता है? कितने लोगों को लगता है कि वो रिवोक कर सकता है? ठीक है, मैंने क्या कहा था, रूल क्या है कि बिफोर द एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय द एक्सेप्टर। क्या उसको लेटर मिला है? नहीं मिला। जब मिला ही तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? कर सकता है ना रिवोक, कर सकता है। अच्छा, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई 4 अक्टूबर को उसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या वो रिवोक करना चाह रहा है 3 अक्टूबर को? क्या वो कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, क्या वो रिवोक कर सकता है 4 अक्टूबर को? नहीं कर सकता। डन। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो कि 4 अक्टूबर को ही जो है ना वो उसने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है और ये भी रिवोक कर रहा है, तो सर पहले अगर उसने जो है ना वो रिवोक कर लिया और बाद में उसने पोस्ट किया हो तो वो डेट टाइम और एग्जैक्ट चीज़ों के साथ ना हम बताएगा नहीं, हमें इंशाल्लाह दिन का फ़र्क रखेगा एग्जाम में। ठीक है, सर अगर एक्सेप्टेंस लेटर खाली सेंड होना जरूरी है, फिर एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव भी होना जरूरी है? नहीं, सेंड होना ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, इसी जो है ना चैप्टर के अंदर आ रहा है अगला हिस्सा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। उस दिन उस रूल को पढ़ के हम इंशाल्लाह ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मजीद। जी तो जिस डेट को हमने ऑफर लेटर सेंड किया हाँ और जिस डेट को रिसीव हुआ हाँ, के ड्यूरेशन के अंदर जो रिवोक हो सकता है, हो सकता है। अनदर ऑफर लेटर सेंड कर सकते हैं।
एनदर ऑफर लेटर कैसे, किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं? उसी के बारे में नहीं, कैसे करोगे, कैसे करोगे? ये वाला लेटर मैंने आपको ऑफर किया है। हाँ तो वो रिवोकेशन आ जाएगी ना, रिवोकेशन आ जाएगी ना, रिवोकेशन कर सकते हो आप उस ऑफर को, ठीक है, उस ऑफर को ऑल टुगेदर रिवोक करके फिर नया लेटर भेज सकते हो। डन है जी। सर ये तो हम रिवोकेशन पढ़ रहे हैं, बाकी हम एक्सप्रेस में पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड के अंदर रिवोकेशन कैसे होगी? यार एम्प्लॉयड के अंदर रिवोकेशन कैसे होगी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब आ जाओ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। अब देखो इंशाल्लाह ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग मुझे पढ़ा रहे होगे। इसके अंदर है कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, कहते हैं भाई 6 पॉइंट्स है रिवोकेशन के, ठीक है। रिवोकेशन 6 तरह से हो सकती है, 6 सूरतों में हो सकती है। कैसे, कह रहा है रिवोकेशन थ्रू नोटिस। क्या बोलना चाह रहा होगा इसके अंदर, ये नोटिस भेजा और बोला भाई मेरा मूड बदल गया है, मैं नहीं बेच रहा। डन, पढ़ूंगा आगे, पूरी स्लाइड्स आ रही हैं, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है। नंबर 2, रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। ये क्या हो सकता है? उसने कहा होगा अगले 2 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दे दो, 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब आ जाना चाहिए, और 50वें घंटे पे जवाब आया तो क्या होगी? रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ये क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल दो। उन्होंने कहा था कि मेरे पैसे मीज़ान बैंक में डालना, आपने हाँ, उसने कहा भाई मीज़ान बैंक में डालना, उसने अस्करी में डाल दिए, ख़त्म हो गई, रिवोकेशन हो गई। रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी, ये क्या होती है? अगर ऑफर करने वाला मर गया या पागल हो गया तो फिर। अच्छा, टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये क्या होता है? सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं करी या रिजेक्ट कर दी, आउटराइट रिजेक्ट कर दी। नंबर लास्ट, रिजेक्शन होगी ना, रिवोकेशन। रिवोकेशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि रिवोकेशन के अंदर वो बोले टर्मिनेशन हो सकती है, ये रिवोकेशन नहीं है, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफर, ये क्या होती है? एक बंदे ने ऑफर की और अगले बंदे ने सामने से क्या कर दी? काउंटर ऑफर दे दी। अच्छा, तहा सिद्दीकी कहते हैं कि अगर साइलेंट रहे, आगे आ रहे, हम जैसे कहते हैं ना कि खामोशी नीम रजामंदी होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ खामोशी कोई नीम रजामंदी नहीं है, आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। आ जाओ। सर रिवोकेशन बाय डेथ हो सकता है, जो ऑफर करने वाला है अगर वो डाई हो गया, डाई हो गया मतलब डाल डाई हो गया, मर गया, मर गया, डाई हो गया। तुम कौन, एक बात बताओ, तुम कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो? हबीब से पड़ गया, हबीब पब्लिक स्कूल। तो अच्छा है यार, मतलब माशाल्लाह सर। लेकिन ये डाई हो गया क्या था? सर डेथ सॉरी, अच्छा, हाँ थोड़ा सा डाई हो गया था, तो ये क्या ना, जो असर करने वाला है उसको बढ़ी जा रही है, हाँ। वो अगर कौन मर गया, ऑफर या ऑफरी? ऑफरी मर गया तो बस खत्म हो गया, लेफ्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों भाई? अगर मैंने भाई कहा कि भाई क्या तुम मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे और तुम मर गए तो अब मैं ऑफर किसको करूँगा? तुम्हारे अब्बू को थोड़ी बोलूँगा भाई लो घड़ी लो, घड़ी लो, नहीं लेनी भाई अब्बा ने घड़ी, ठीक है। अब मैं एक एक करके पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आ जाओ। सबसे पहले वो कहता है कि अरे मेरी जान, स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना अभी, लास्ट स्लाइड अभी आ जाएगी आगे। नंबर 1, वो कहता है रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। कहता है कि अगर मैंने उसको यूं कहा हो कि अगर तुम मुझसे मेरा मोबाइल ख़रीदना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी इत्तला दे देना एक्सेप्टेंस की। 24 घंटे गुजर गए, उसने इत्तला नहीं दी, तो क्या हो गया? टाइम लैप्स हो गया। डन। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर कोई टाइम सेट नहीं किया गया था, मैंने कहा भाई अगर क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी खरीदना पसंद करते हो? हाँ, चलो सही है, अगर तुम खरीदना पसंद करते हो ना, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो एक काम करना, मुझे फिर इन्फॉर्म कर देना कॉल करके। अब यहाँ कोई टाइम क्या डिसाइड किया गया था कि भाई कितने टाइम में बताना है? तो वो लॉ कहता है कि अगर कोई टाइम सेट नहीं किया गया था ना तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए है। और अब सवाल आएगा कि सर रीजनेबल टाइम क्या होता है? ये लफ्ज़ रीजनेबल ना इंतहाई अनरीजनेबल है, जो कि वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस बेसिस। देखो, अगर तुम मुझसे पूछो कि सर आपका रीजनेबल टाइम क्या है पढ़ने का, तो मैं कहूँगा कोई बस 4 घंटे 5 घंटे। अगर तुमसे पूछूँ तुम बोलोगे भाई 1.5 घंटा की। लड़की से पूछो, बोलो सर रीजनेबल टाइम पढ़ लेती हूँ 8 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ कम अज़ कम, ठीक है। तो हर बंदे के लिए जो रीजनेबल की डेफिनेशन है ना वो अलग होती है। अच्छा, इसी तरह से
हमारा जो रीजनेबल टाइम होगा वो हर प्रोडक्ट के केस में, हर चीज़ के केस में डिफरेंट हो सकता है, बट इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हम कोई जिद नहीं करेंगे बैठ के एग्जाम के अंदर कि रीजनेबल टाइम था या नहीं था, हम दोनों बातें लिख के आएंगे कि अगर रीजनेबल टाइम था तो फिर क्या होगा, रीजनेबल टाइम नहीं था तो फिर क्या होगा। चलो एक मिसाल लेता हूँ, मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करोगे, मैंने कहा अगर ख़रीदना पसंद करते हो तो रीजनेबल टाइम में जवाब दे देना। 4 महीने गुजर गए। अब तुम्हें पता है कि मोबाइल फ़ोन की मार्केट जो है ना वो कितनी फास्ट मूविंग है कि हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने बाद नया मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल, इससे ऊपर का मॉडल। अब 4 महीने गुजर गए, ये मुझे जवाब देने के लिए नहीं आया और मैंने अपना मोबाइल जाके बेचा और अपने मोबाइल का वर्जन अपग्रेड कर लिया, नया फ़ोन खरीद लिया। वो आया बाद में, उधर भाई मोबाइल बेचो। मैंने बोला मैं तो जाके ओपन मार्केट में बेच दिया मोबाइल मॉल में, क्योंकि तुमने तो अपनी एक्सेप्टेंस मुझे रीजनेबल टाइम में नहीं दी थी, तो क्या वो मुझे जाके सू कर सकता है? नहीं। तो अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वो रीजनेबल टाइम वाकई था या नहीं था। अच्छा, मैंने कहा क्या मोबाइल बेचूंगा, तुम्हें खरीदोगे? हाँ खरीदूंगा। चलो रीजनेबल टाइम में बता देना। 1 घंटे बाद जब मैंने जाके मार्केट में बेच दिया तो क्या ये रीजनेबल टाइम था या नहीं था? नहीं था। तो हम जाके एग्जाम में बता देंगे भाई कि रीजनेबल टाइम था या नहीं था। बेहतर यही है कि हम बोलेंगे कि अगर रीजनेबल टाइम, अगर कोई टाइम सेट नहीं किया गया था तो रीजनेबल टाइम में वो ऑफर एक्सपायर हो जाती है। डन है। चलो अगली चीज़ कह रहे रिवोकेशन नोटिस से भी हो जाती है। जैसे सर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फिजिकल क्लास, गिन लें ज़रा, 1 2 3 4 पूरी क्लास रुक के ना, अब इनके लिए बच्चे गिनते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 तकरीबन लगभग 50, ठीक है। और कुछ गिन लो। सर मेरा मोबाइल कौन पाँव रगड़ रहा है यार ये ज़मीन पे? कौन है ये? कौन था? आप थे? हाँ जाओ पीछे जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्लास चल रही है, करनी है कोई ना कोई मस्ती जिसमें से साउंड क्रिएट हो, नहीं करने ना ऐसे काम, ठीक है। मेरा मोबाइल था, मैंने बोला बेचूंगा 45,000 का, उसने बोला सोच के बताऊंगा। मैंने बोला बता देना कॉल करके, अगले हफ्ते मार्केट प्राइस बढ़ गई तो क्या मैं लायबल हूँगा 45K में बेचने के लिए? अब ये करंट मार्केट वैल्यू पे ही बेचूंगा। देखो ऑफर के अंदर जो प्राइस स्पेसिफाई कर दी गई ना उसी पे बेचना पड़ेगा आपको। डन। चलो जी, डरा क्यों रहे, ऐसे आराम से पूछा कर। हाँ 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 मार्केट प्राइस स्पेसिफिक प्राइस ही है। चलो जी आ जाओ, पढ़ लो। रिवोकेशन थ्रू नोटिस, रिवोकेशन थ्रू एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, पढ़ लो, शाबाश, रीडिंग करो, दोनों पढ़ो। एग्जाम्पल भी पढ़ लो, बहुत पढ़ा ली एग्जाम्पल। नहीं रफ एस्टिमेट ना वैलिड ऑफर नहीं होती ना, एक रफ अगर हमने ट्रेडिंग के लिए पेमेंट की विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो क्या उस पर लीगल ऑब्लिगेशन अप्लाई होती है? कौन सी ट्रेडिंग की पेमेंट, कौन सी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन? सवाल तो अपना क्लियर करो। एक्सेप्टेंस करके मर गया फिर तो फिर देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक नेचर का था या नहीं था। चलो मिसाल आ गई इस पर, कोई मसला नहीं भाई, लॉ में हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब है। एक आतिफ असलम को किसी ने हायर किया कि भाई आप जाके परफॉर्म करोगे, ठीक है। अभी कौन सा डे आने वाला है, कोई आ रहा है? चलो यकम जनवरी 2026 को आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। किस पे? क्या होता है? न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर पे परफॉर्म करना है नेशनल स्टेडियम के अंदर। आतिफ असलम मर गया तो अब क्या होगा? क्या आतिफ असलम जो अपने बेटे को, उसका बेटा आएगा कि भाई मैं अपने अब्बा की जगह परफॉर्म करूँगा आगे? नहीं कर सकता ना। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक नेचर का। तो जो स्पेसिफिक नेचर की चीज़ है वो वही परफॉर्म करेगा। आपने दर्जी को दिए कपड़े सिलने के लिए, दर्जी मर गया तो ज़रूरी थोड़ी दर्जी की बीवी भी दर्जी होगी, नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? स्पेसिफिक नेचर का, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? कपड़ा वापस मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं लॉ की ज़बान में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, कि जिस पार्टी ने जो कुछ पे किया है, लिया है, दिया है, वो वापस मिलेगा। डन है। देखो हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आपके भाई के पास मौजूद है, ठीक है।
सर लड़कियां ज़्यादा कैसे पढ़ लेती हैं? भाई फैसल अब तक वहीं लगा हुआ है, इसका दिमाग वो लड़कियों से आगे निकला ही नहीं है। भाई आ जा, वो कहते हैं ना सितारों से जहाँ आगे और भी हैं। अभी इश्क का अब पूरा सुना तो पूरा यही है। क्या? ये अलामा इकबाल की शेर है ना, सितारा नहीं आगे पीछे भी तो कुछ होगा। अभी इश्क के प्यार में और भी है। अच्छा चल ठीक है, मान लिया। पढ़ लो ये रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया? एग्जाम्पल भी पढ़ लिया? हाँ जी, डन है। चलो अगला, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। चौथा, रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी। आ जाओ, कह रहा है रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशन मस्ट बी मेट बिफोर एक्सेप्टेंस। जैसे कि अगर तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो 10% बयाना मुझे आज रात 12 बजे से पहले पहले कैश में दे देना आके। अगर 10% का बयाना रात 12 से पहले पहले कैश में आ गया, इसका मतलब क्या है? कंडीशन फुलफिल हो गई है। लेकिन अगर 10% बयाना रात 12 बजे तक कैश में मेरे हाथ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर वो 12:30 बजे आया और कहा हो भाई ये लो 10% गाड़ी का अमाउंट, तो क्या मैं एक्सेप्ट करने के लिए लायबल हूँ? नहीं। अब मैं क्या कहूँगा कि ये ऑफर तो रिवोक हो गई है। डन। रिवोकेशन बाय डेथ और इनसैनिटी, कहता है कि एक्सेप्टर को ये पता चल जाए ऑफ प्रोपोजर दैट, यानी कि ऑफरर की इंतकाल की खबर एक्सेप्टर को मिल जाए बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जब तो रिवोक हो रहा है, अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ता। किसको? उनके लवाहिकीन को, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का नहीं है। देखो ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई और उसके मरने की इतला मिल गई, तो क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकता है कि हाँ जल्दी से एक्सेप्टेंस देता हूँ, ये तो बुढ़ा मर गया, इसके बेटों से निकलवा लूँगा? क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकता है? अब एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, क्योंकि उसको उसके मरने की इतला मिल गई थी। डन। सर अगर एक्सेप्ट करने के बाद मर गया तो लीगल आयर्स लायबल होंगे? बेटा फैसल इकबाल, मैंने आपको यही बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक नेचर का है तो लीगल आयर्स लायबल नहीं होंगे ना। कैसे होंगे मुझे बताओ? ठीक है चलो आ जाओ, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। पढ़ लो, शाबाश, जल्दी से पढ़ो। नीचे ले आओ उसको थोड़ा। पढ़ लिया? डन। चलो अगला पढ़ो, रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी। पढ़ लो। मुझे कंपनी लॉ के अंदर मज़ा आना शुरू होता है कि इतने में हफ्ता आ जाता है। बिजनेस लॉ में मज़ा आना शुरू होता है कि इतने जुमरात आ जाता है। सर सारी रियल लाइफ एग्जांपल में तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता ही नहीं, बस फिर वो पार्टीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। आपको तो पता है कि पाकिस्तान जो है वो 2 नंबरी करने में माहिर होते हैं, तो हो जाता है। मैं समझ गया था ये सवाल आने वाले ना, कि कह रहा है आपने मोबाइल बेचने होगा 45,000 रुपये, 12 बजे पेमेंट चाहिए 10%, मैं 12:30 बजे आया, तो अब वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, वो मेरी अपनी जो है ना वो है सारी चीज़ें। लेकिन कानून ने मुझे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि चाहूँ तो पतली गली से शार्ट हो सकता हूँ। ठीक है, हफ्ता कर ले, नहीं भाई बहुत क्या बात जाएगा, ये चैप्टर उड़ जाएगा इंशाल्लाह। आज आज चाहूँ तो ख़त्म भी हो सकता है चैप्टर। ठीक है, और कल और फिर परसों इसके 5 से डिस्कशन MCQ ख़त्म चैप्टर। तो मेरे साथ पढ़ने में तो मैं यही लगेगा कि यार अभी तो 2-4 क्लास हुई हैं, 5 क्लास हुई हैं, चैप्टर ख़त्म। हाँ ख़त्म, और 2, 3, 4, 5 पे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद तो तीसरे में दुम, चौथे में गुम। चलो आ जाओ, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र प्रपोजल। ठीक है, ये सब किताबें बेच रहे, बोलनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये मना किसको कर रही है? ऑफ़र तो किसी ने की नहीं। चलो खैर, कह रहा है टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये 5वां है ना। कहते हैं नॉन एक्सेप्टेंस, जैसे बाजी ने खातून को कहा क्या तुम मेरी किताबें ख़रीदना पसंद करोगी? बाजी ने कहा नहीं, ये क्या है? रिजेक्शन। ये क्या है? रिजेक्शन है। और नॉन एक्सेप्टेंस क्या है कि यार अगर तुम मेरी किताबें ख़रीदना चाहती हो तो
तो आज रात 12 बजे तक मुझे व्हाट्सएप करके अपनी एक्सेप्टेंस दे देना। रात 12 बजे तक एक्सेप्टेंस नहीं आई तो ये क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस। डन, पक्का। आ जाओ, टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफ़र। इसने कहा बाजी ये किताब 250 रुपये की है, क्या आप लेना पसंद करेंगी? बाजी ने कहा 150 रुपया देगा। ये क्या है भाई, काउंटर ऑफ़र। इससे मुझे एक और मिसाल याद आई। तुम्हें पता है वो जो हेरा फेरी के अंदर जो है ना, वो राजू श्याम के जूते चुराता है, ठीक है। जूते चुराने के बाद कचरा सेठ के पास ला के देता है, और कचरा सेठ के बाद जूते ऐसे करता है और यूँ दिखाता है, ठीक है। तो कचरा सेठ क्या बोलता है, 150 रुपया देगा। तो जो कचरा सेठ ने 150 रुपये की पेशकश की, ये क्या है, ऑफ़र। और जो उससे जूते दिखाए, ये क्या था, ठीक है। अब नहीं भूलोगे, अब याद है क्या, अब याद रहेगा, क्या बात है। चलो आ जाओ, पढ़ लो उसको। ऑनलाइन वन सब क्लियर है? अक्सा, ईसा, अरीशा, फैसल, हारून, कशिश, मास, मारिया, शयान, तहा, वर्षा वगैरह वगैरह सब क्लियर है? पक्की बात है, पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ ली, टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफर पढ़ लो, शाबाश। सब पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है? सर आप रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पर। देखो ना, मैं बीइंग अ इंसान ना, मेरी कुछ है लिमिटेशंस, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन से मुझे याद आया, व्हाट्सएप से एक और स्कैम के बारे में आप सबको अगर आगाह कर दूं, ठीक है। कर दिया सर अहमद ने आगाह, सर ने कर दिया DSR में। वो हारिस वाले कहानी सुनाई सर ने, सुना दी ना, चलो अच्छी बात है, सब अवेयर हो गए। ये मेरे साथ हुआ था 2022, पाक सुजुकी की क्लाइंट पे था मैं। तो मीज़ान बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें थी ना। तो खैर मैंने उसको 7 मिनट उसके ज़ाया किए। उसने बोला आईडी पासवर्ड बताएं आपके पास में, जो ऐप का आईडी पासवर्ड है। मैंने अच्छा बताता हूँ। उसको फेक आईडी पासवर्ड वगैरह मैंने उसको बताया, और आखिर में मैंने उसको ठीक ठाक सलाम दुआ कर दी। उसके बाद उसने मुझे आगे से 3-4 काउंटर गालियाँ दी और कॉल बंद कर दी, ठीक है। हाँ, रिजेक्ट कर दी। तो खैर बहरहाल ये यार, मतलब जो इतने अक्लमंद तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो तुम लोगों से मुझे ऐसी चवल की उम्मीद नहीं है कि व्हाट्सएप पे कोई भी कोड आएगा और किसी के साथ भी शेयर कर दोगे, ठीक है। क्या चीज़? वो हमारा ही दोस्त है यार, मिर्ज़ा हारिस, ठीक है। वो लाहौर में होता है, हमारा यहाँ का असिस्टेंट भी है, तो वर्चुअली काम करता है लाहौर से। तो उसके पास ऑर्डर वगैरह करता रहता है वो, या उसने बोला चलो मैंने नहीं किया होगा, अम्मी ने कर दिया होगा। तो उसने बस नींद की हालत में, रात का टाइम था, कोड बता दिया किसी को, व्हाट्सएप ट्रैप हो गया पूरा, ठीक है। तो उसके व्हाट्सएप से फिर दूसरे इंस्टीट्यूट के ग्रुप ज्वाइन हुए, और जो है ना खतरनाक स्टिकर और चले गए दूसरे ग्रुप पे, ठीक है। नींद की हालत में कुछ भी नहीं भूलना चाहिए। सर मुझे लॉ के ग्रुप में ऐड नहीं किया गया अब तक। ओहो अब्दुल्ला, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाकी सब में ऐड हो गया हूँ, एडमिन को बोल दो, कर देंगे। स्टिकर कैसे वाले? चलो यार 2 बज गए घड़ी के अंदर। अब क्या है हमारा, बोलो भाई, प्रैक्टिस टाइम। अच्छा, एक सवाल तुम लोगों की तरफ से ना और आता है क्या? वो सवाल ये आता है कि क्या हमें ICAP की किताब पढ़ने की ज़रूरत है? तो जवाब क्या है? नहीं, ठीक है। हाँ, क्या चीज़? वो कब आएगी यार? कल मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते देखते ना तकरीबन 4-5 चैप्टर कर लिए थे, और उससे पहले 4-5 हुए थे, तो अब पीछे 4-5 रह गए, ठीक है। उसमें कुछ किताब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, किताब मेरी पूरी बनी हुई है। बस उसके अंदर जो है ना, वो मुझे रिसेंट पास पेपर देख के उसको अपडेट करना पड़ता है, उसको सोल्यूशन बना के डालने पड़ते हैं, एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम भी डालनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ना पास पेपर के अतबार से मुझे अपडेट करनी पड़ती है किताब, ताकि तुम लोगों को पास पेपर के अतबार से कोई दूसरी किताब खरीदनी ना पड़े। अगर बी लॉ के लिए वो किताब खरीद ली तो बस वो 1 स्टॉप सोल्यूशन है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके लिए कोई और पास पेपर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2009 या पता नहीं कोई 1990s के पास पेपर से लेकर 2025 तक के सारे डाले हैं, ठीक है। हाँ वाकई 1993 के भी मिलेंगे उसमें, सब है भाई। अभी दिखाऊंगा ना, अभी स्नैपशॉट दिखाता हूँ किताब का। वो कितने पेज की है यार? लास्ट टाइम बी लॉ की किताब 533 पेजेस की थी, इतना मुझे याद है। क्या 2 चैप्टर्स कम हो गए हैं तो बन जाएगी, 500 की होगी फिर, और क्या ज़्यादा। 5 पेपर्स भी तो लेना तो हो जाएगा, सही कह रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 500-500 वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी बोला लगाएगा। अच्छा,
तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग सवाल करते कि क्या ICAP की किताब पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं यूँ कहूँगा कि ICAP की किताब उसको पढ़ने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है जिसको दिल में थोड़ा सा भी ना, दिल के किसी गोशे में, दिमाग के किसी गोशे में शक व शुबहात हैं कि यार क्या टीचर ने पूरी चीज़ कवर करवाई है या नहीं करवाई। तो मैं यूँ कहूँगा कि अपनी दिल की मुतमईननेस और कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए क्या कर लो भाई, किताब रेफ़र कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, कुछ सवाल शुरू करते हैं। और हाँ, मैं इस बात को इससे भी जो है ना वो सेकंड कर रहा था कि ये जो देख रहे हो ICAP की किताब की एग्जांपल, तो एक एग्जांपल तो वो है जो मेरी किताब में आ रही हैं, और इसके अलावा जो ICAP की किताब की एग्जांपल है वो बाय वे ऑफ क्वेश्चंस हम क्लास में कर लेंगे, और कंटेंट तो वैसे किताब के अंदर है, तो हर तरह से कम्प्लीटनेस आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आ जाओ। सवाल नंबर 4 कहते हैं कि आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872। ठीक है, अब बताओ कहाँ से किस तरह से प्रपोजल रिवोक होता है, बताओ। अभी बात 5-6 बातें पढ़ी हैं पीछे। रिवोकेशन थ्रू नोटिस, डेथ, इंसैनिटी, काउंटर ऑफर, रिजेक्शन, नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। डन। बस यही 4-6 बातें लिखनी है हेडिंग बना के। डन। एग्जाम्पल, असलम ऑफर टू सेल इस कार टू शाहिद फॉर ₹2 मिलियन। असलम ने शाहिद को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा 2 मिलियन की। शाहिद ने कहा कि उसे कुछ वक्त दो और वो सोच के तो मैं बता दूंगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, असलम ने कॉल की फ़ोन पे शाहिद को और कहा कि यार मेरा माइंड बदल गया है और ये ऑफ़र अब अवेलेबल नहीं है। क्या असलम रिवोक कर सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस अब तक कम्युनिकेट नहीं हुई। क्या बात है। आज़म एक ऑक्शन के अंदर, ऑक्शन क्या होता है सबको पता है ना, बोली लगाना। किसी को पता है ऑक्शन? ऑक्शन सबको पता है ना क्या होता है। चलो, आज़म एट एन ऑक्शन गिव द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर की गुड्स, ही विड्रॉल द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है आज़म एक ऑप्शन में था, उसने हाईएस्ट बिड दे दी, ही विड्रॉ द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सामने की एक्सेप्टेंस होने से पहले अपनी ऑफर रिवोक कर ली। अच्छा, कह रहे कैन अदील रिवोक हिज ऑफर इन द फॉलोइंग केसेस। अदील प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल आउट टू जाजिब। यार ये तो हमने कर लिया ना क्लास में भी, अभी तो किया है। पक्का दोनों केस कर लेते हैं। चलो, अमीर ऑफर टू सेल साइकिल टू गालिब एंड कीप द ऑफर ओपन फॉर 10 days। गालिब रिफ्यूजेस आफ्टर 3 days। ये क्या हो गई? रिजेक्शन। तो ऑफर क्या हो गई? रिवोक। कह रहे क्या गालिब 8वें दिन पे आके अपना मूड बदल सकता है? नहीं। अच्छा, अगर मूड बदलना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? फ्रेश ऑफर करनी पड़ेगी, या तो ये कर ले तो वो कर ले। काउंटर कौन से हो गया जब ऑफर ख़त्म हो गई तो? चलो, वाजिद ऑफर टू सेल। मैं जब पढ़ रहा हूँ ना तो बीच में सवाल नहीं करना ना। अच्छा, पहले से कर दे दिया एक्सेप्टेंस। अच्छा, बोलो सर वो पहले वाले क्वेश्चन का ये इसका आंसर है। आप बताओ क्या? सर नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही यही है। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000। यार मुझे भी दे दे एक फार्म। हामिद ऑफर्ड 950, ये क्या है? काउंटर ऑफर। वाजिद रिफ्यूज्ड ऑफर, ये क्या है? रिजेक्शन ऑफ काउंटर ऑफर। सब्सिक्वेंटली हामिद ने ऑफर कर दिए 1000 और वाजिद ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है? नहीं हुआ। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे जा रहे हैं। क्या चीज़? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं को रख के वो थोड़ा सा सिनेरियो बना देगा, 4 से 5 लाइन का सवाल बना देगा, बस चीज़ें यही होंगी। और अभी ऑफ़र के पास पेपर दिखाऊंगा, तुम बोलोगे यार ये कुछ भी नहीं है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस बहुत आसान चैप्टर है और सवाल भी आसान आते हैं, 4 से 5 मार्क का तो आ ही जाता है। चलो, मारिया अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वॉज मेड इन नवंबर। मारिया ने कहा मैं शेयर्स नहीं खरीदूंगी। अब तो खैर ये रूल है कि जो शेयर्स की बंदा एप्लीकेशन देता है ना तो उसको कंपनी के ऊपर लाजिम कर दिया गया, क्योंकि कंपनी लॉ वाले भी बच्चे हैं, तो ये लाजिम कर दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए। अब तो वो बोल रहे भाई जून में अप्लाई किया था, नवंबर में आ रहा है, तो ICAP में मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूँगा कि अगर तो रिजनेबल टाइम में मिल गया है तो फिर नहीं, अगर रिजनेबल टाइम चला गया तो फिर नहीं करेगी एक्सेप्ट। भाईजान
उठ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जाओ पीछे जाओ, शराफत से बैठे हो काफ़ी टाइम से, शरीफ बंदा यार ये, इसको तुमने खाली बिली में आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, अब किसी ने बात की ना तो उसको खड़ा करके कौमी तराना सुनूंगा, ठीक है, और जो लड़खड़ा गया कौमी तराने में पूरी क्लास लानत देगी, ठीक है, याद रखना फिर जलालत किस लेवल की होगी। अगर तू माइज नहीं होता ना, चल यार आ जाओ, नहीं है, सबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हाँ हाँ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ ना, नहीं नहीं बाकी खड़ा हो जाओ ना, अरे हो जाना, ऐसी बात करनी है। चल भाई दिल पे हाथ रख, रख तो सही, हाँ रख तो सही, ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ रख तो सही, नहीं नहीं रखा हुआ नहीं है, रख के दिखा, हाँ कौमी तराना सुनाओ, आता है तो सुनाओ, नहीं सुनाओ ना, पाक सर ज़मीन, नहीं नहीं ऐसे ऐसे हाथ रख के पेट्रियोटिज्म करके, हाँ सुना, पाक सर ज़मीन शाद बाग, किशोर हसीन शाद बाग, तू निशान हस्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शाद बाग, पाक सर ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शहादबाद मंजिल मुराद, तर्जुमान मादी शान। नहीं नहीं पर चमड़े से आ रहा हो यार, उठ जाओ आगे आ जाओ, हॉट सीट पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अब पूरी क्लास में तुम नहीं बोलोगे, ठीक है, नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। सवाल आएगा तो हाथ खड़ा करोगे, मैं बोलूँगा तो बोलोगे, समझ नहीं आया ना, रिपीट कर। तो हाथ खड़े करोगे, मैं बोलूँगा सवाल पूछो तो सवाल पूछोगे, वरना नहीं बोलोगे, ठीक है। सवाल पूछने के लिए आपने हाथ खड़ा करना है, बीच में नहीं बोलना, ठीक है। और कौमी तरह कल याद करके आना। आप वो कहते हैं उसके बाद बोल रहा हूँ। चलो, मारिया अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन जून। मारिया ने क्या किया, जून के लिए शेयर्स में अप्लाई कर दिया, लेकिन नवंबर तक उसको शेयर्स नहीं मिले। मैंने कहा बेसिकली अब रूल ये हो गया है कि जो भी कंपनी के अंदर शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा ना, तो कंपनी पे लाजिम है कि 30 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट कर दे। लेकिन तो खैर बहुत पुरानी एग्जाम्पल दी हुई है, तो वो हमने आईकैप के आंसर को उस तरह से लिखा हुआ है कि आईकैप ने अपने आंसर को यूँ लिखा हुआ है, यूँ कहो कि उसने कहा कि अगर तो रिजनेबल टाइम के अंदर शेयर्स मिल गए थे तो उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर रिजनेबल टाइम लेफ्ट हो गया था तो फिर ये एक्सेप्ट करने के लायबल नहीं है। डन। मैंने कहा आपको आईकैप में भी दोनों बातें लिखनी है कि क्या रिजनेबल टाइम में दे दिया गया या नहीं दे दिया गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है? अच्छा जी, रुक जाओ। बेटर डे टू बी एन ऑनलाइन स्टूडेंट। अच्छा सर, हसान तो अच्छा है, मासूम सा बच्चा है। अच्छा बताओ भाई। हाँ सर, तो हम लोग रीजनेबल डे को 30 दिन लेंगे जो आपने बोला है आपने बस? नहीं नहीं, 30 दिन तो मैं समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि अब ऐसा होता है दुनिया में। आ जाओ। जाजिब ऑफर टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर 40,000 इफ बाबर ज्वाइन द ABC क्लब विद इन अ वीक। अच्छा, बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, इज इट बाइंडिंग फॉर जाजिब टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर? नहीं, क्यों? अच्छा, आजम ऑफर टू सेल हिज कार टू बाबर, आजम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, बाबर सेंड एक्सेप्टेंस बाय लेटर। अकमल ऑफर टू सेल 10 बैग ऑफ राइस टू बाबर फॉर 2,000 बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। एक लॉ आ गया और चावलों की सेल पे क्या लग गई? बैन लग गई। क्या अकमल लायबल होगा अपने राइस बेचने के लिए? नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉइड। ये हम चैप्टर नंबर इंशाल्लाह 3 में जाके सीखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है। एक ये जो अभी अब तक क्या था, इससे पहले था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे पहले तक क्या ये था, बोलो भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। डन। अच्छा, आसिफ ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद, द हॉर्स डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय जाहिद, इज आसिफ लायबल टू सेल द हॉर्स टू जाहिद? बेचिएगा क्या जब घोड़ा मर गया? क्लियर है? चलो, तो दोनों 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 नहीं है ना? दोनों 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 ए और बी दोनों नया कॉन्ट्रैक्ट है। दोबारा रिपीट करो सवाल। ए भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, और बी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
हाँ दोनों नहीं है बिल्कुल। जज के ऑर्डर वाले हैमर की तरह द बिड गेट सोल्ड व्हेन द हैमर हैमर्ड किंडा वे। अच्छा ठीक है चलो यार मैं बढ़ता हूँ आके प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा। हाँ अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर उसके बाद घोड़ा मर जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी हो तो उसके बाद घोड़ा मर जाता एक्सेप्टेंस दे दी थी और घोड़ा मर जाता था, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता वहीं के वहीं। कहाँ से ला के देता, क्योंकि सर्टेन एंड डेफिनेट थी ना कि लाल गाड़ी बेचेगा, लाल वाली फरारी बेचेगा। अब लाल वाली फरारी को अगर आग लग गई तो क्या बेचेगा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। डन। अच्छा अब यहाँ तक रुक के ना हमने कंप्लीट ऑफर की बातों को ख़त्म कर लिया। अब आओ किताब दिखा दूँ, किताब का ना स्ट्रक्चर कैसा होता है। किताब है कुछ ऐसी, चैप्टर नंबर 2 आएगा ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ये टाइटल पेज है ठीक है, और ये मेरी आ गई किताब। अब मैं आपको टिक करवाता जाऊंगा। अच्छा ये मैं काम हर चैप्टर के अंदर नहीं करूंगा कि रुक रुक के देखो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। किताब आप लोगों के पास होगी, खुद रेफर कर सकते हो कि क्या पढ़ा दिया क्या रह गया। ठीक है थोड़ा सा बड़ो जाओ, मैं बिल्कुल उठा के ना यूँ स्पून नहीं दूंगा ठीक है, तो आप लोगों ने खुद रेफर कर लेना है। चूँकि पहला चैप्टर है तो दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह से किताब को देखना है। ऑफर प्रपोजल पढ़ लिया। अच्छा जो किताब की एग्जाम्पल्स हैं ये आपने याद नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये समझने के पर्पज़ के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास में मैंने कोई चीज़ पढ़ाई, अब क्लास की एग्जांपल याद नहीं आ रही तो क्या करोगे, नोट्स खोले और फ़ौरन से एग्जांपल रेफर कर ली। चलो एक्सेप्टेंस पढ़ा ली, एक्सेप्टेंस की एग्जांपल आ गई, डन। फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। फिर प्रॉमिसर क्या होता है बता दिया, एक्सप्रेस की एग्जाम्पल, इम्प्लाइड की एग्जाम्पल, अग्रीमेंट क्या होता है पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पढ़ लिया, इनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे इनफोर्सिबिलिटी कैसे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में, और वहाँ क्या था पूरा माइंड मैप था, फ्लो चार्ट था। तो उस माइंड मैप के पढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है और याद करने में आसानी होती है। तो याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए माइंड मैप्स आपके आइडियल हैं। और बाकी पढ़ने के लिए जो अगर आपको लिखना हो कि यार एग्जाम में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लफ्ज़ क्या है, सेंटेंस किस तरह से बनाऊँगा, तो वो आप यहाँ से नोट्स रेफ़र कर सकते हो। नहीं डेफिनेशन तो याद करनी है आपको। अच्छा आ जाओ ऑफ़र, टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया, जनरल ऑफ़र हो गया, काउंटर ऑफ़र हो गया, डन। फिर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र, 2 पर्सन सर्टेन एंड डेफिनेट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, डन। कंडीशनल ऑफ़र, इन्विटेशन टू एन ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र, डन। फिर सवाल नंबर 1 कर लिया, सवाल नंबर 2 कर लिया, सवाल नंबर 3 कर लिया। आजा भाई, अच्छा नीचे सही। फिर रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र, मैनर ऑफ रिवोकेशन पढ़ लिया, नोटिस, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये वही चीज़ें मैंने आपको जो एग्जांपल पढ़ाई ना वहाँ से, वही किताब के एक्सट्रैक्ट से थे। डेथ और इंसैनिटी, नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, काउंटर ऑफ़र, डन पक्का। चलो फिर हमने क्या कर लिया, सवाल नंबर 4 पढ़ लिया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10, 11, 12, 13 सारे हो गए, डन है। अब हम आने वाले हैं किस पे बोलो भाई, एक्सेप्टेंस पे, ठीक है। अच्छा जी यहाँ से हम चले, कहाँ गया यार, ये रहा, एक्सेप्टेंस। यहाँ मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कितना, हमारी क्लास कितने बजे, 3 बजे तो सो रहे ना, 3:35 पे स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एक्सेप्टेंस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कर लूँ स्टार्ट, कर लूँ स्टार्ट, कितने लोग तो ब्रेक लेना चाहिए, 4 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी इन एनी केस, दे दूँ ब्रेक, ठीक है। नहीं दे रहा ब्रेक, लेना है ब्रेक, कितने मतलब ब्रेक लेना चाहिए 5 मिनट का, और कितने मतलब ब्रेक नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चलो आ जाओ, गुड मॉर्निंग। राइस का बैन वाली चीज़ कब की ख़त्म हो गई, अब पूछो सवाल। कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वहाँ पे, उसने बोला हाँ बेचोगे, बोला हाँ बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हुकूमत ने सब्सिक्वेंटली बैन लगा दिया, तो सब्सिक्वेंट हुकूमत का बैन लगाना मेरे हाँ वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा, हाँ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है।
हम लिखेंगे कि अगर रिजनेबल था तो ये, नहीं था तो ये, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, फेंक दें भाड़ में नहीं, मतलब उसको हम, ठीक है अब नहीं यार, बस तू पूरी क्लास सवाल पूछता रहेगा, पढ़ाने ही नहीं देगा। जैसे एक सवाल है पूछो। एग्जांपल के बारे में जब जो 3 डे और 8 डे वाला क्वेश्चन है, जैसे 10 डेज का आपको वाला 10 डेज का एक्सपीरियंस दे रहा है, तीसरे दिन उसने बता के था 8 दिन उसने बता फेल होगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसने तो ऑफर दी थी, उसने 8 दिन में एक्सेप्ट तो कर लिया। पहले उसने कर दी थी रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट करने से ओरिजिनल ऑफर खत्म। चलो अच्छा यार, बात है नहीं, शाबाश। हाँ जी, सवाल राइस वाला। अब मैंने सवाल को, मुझे इस वक्त याद नहीं है कि उसमें एक्सेप्टेंस हो गई थी या नहीं हो गई थी। इवन दो एक्सेप्टेंस हो गई या नहीं हुई, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा मेरा, डन। ये ऑफर भी वाइड हो जाएगी, चलो डन, पक्का। बढ़ जाऊँ आगे, आ जाओ। एक्सेप्टेंस, देखो एक्सेप्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब मैं ऑफर कर रहा हूँ और सामने वाला उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब क्या है कि उसने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। तो व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट टू whom the proposal is made, the proposal is said to be accepted। आओ एग्जाम्पल पढ़ लो, दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो, शाबाश। सर आज क्लास जल्दी ऑफ कर दें, सुबह 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई? 4 पेपर लेने की मस्ती किसकी है? आपकी। देखो अगर कोई दिन ऐसा भी आया ना कि किसी ने क्लास नहीं लगाई ग्रुप ए की, मेरी होगी, ठीक है, रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 25 चैप्टर्स और तुम लोगों की दिमाग की कैपेसिटी, तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा कोर्स को अपने हिसाब से लेके चलना है। संडे वाले दिन नहीं होती, हफ्ते तक होती है। संडे कभी ज़रूरत पड़ी तो, वरना नहीं, चांसेस बहुत रिमोट है। तुम लोगों को तो बुलाया ना संडे संडे को भी, अकाउंटिंग वालों तो हमने संडे संडे बुलाया, 3-3 घंटे क्लास, 4-4 घंटे क्लास लगाई, चलो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, याद है ना? चलो तुम्हारे जोड़ीदार क्या हैं बाकी सारे? तो कब आएंगे? तो हो गया ना खत्म PRC के पेपर, दिमाग ख़राब हो गया उन लोगों का। तो जिनका भी दिमाग ख़राब हुआ है ना, उनको बोलना सर उदैत कह रहे हैं तुम लोगों का हो गया दिमाग ख़राब, कि PRC के रिजल्ट के बाद तुम लोग इसके अंदर आओगे। अभी शुरू कर दो, वैसे ही पेंडिंग लेक्चर्स हो गए, PRC के रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे, पता नहीं कब ख़त्म करेंगे, ठीक है? उनको बोलो टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझसे आगे मिलो लाजमी, ठीक है? आपके 3-4 लेक्चर रहते हैं मेरे, तो वो लोग या फिर कौन से लेक्चर? ऑफर के? जो अभी पढ़ा है आपको बीलो सीलो? तो मेरी भी आज पहली पहली क्लास में PRC वाले हो? अच्छा, अभी भी PRC में आए हो? हाँ, तो जब भी तुम लोग इतने सवाल कर रहे हो, मैं बोलो यार ये तो नहीं क्या हो गया इन लोगों को, सवाल पे सवाल नहीं है, ले लो लाजमी लो। चलो आ जाओ यार एक्सेप्टेंस पे। अच्छा, ये जो पीछे बैठे हैं ना 3-4 लोग, ये मेरे ना रडार में चल रहे हैं, मैं किसी भी वक्त इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता हूँ, तो बराए करम के इज्तनाब करें ऐसी मस्तियों से, ठीक है? चलो, कंडीशंस फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस कहने के लिए उसमें कौन कौन सी बातें पूरी होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात वो कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगर मैं यूँ कहूँ कि क्या तुम मेरी घड़ी अल फजर की, जो कि जो है मैं जितने की बिली व्हाट्सएवर, लेकिन क्या तुम मुझसे ये 40,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करोगे? तो अगर यूँ कहे ये बंदा वाला, सामने वाला जिसको मैंने ऑफ़र किए कि हाँ ठीक है, यही वाली घड़ी इसी वाले शेप में, इसी वाले कलर में मैं आपसे 40,000 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल अनक्वालिफाइड, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने ऑफ़र की है वैसे ही मान ले, तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। अगर ये यूँ कहे कि हाँ ले लूँगा, घड़ी का डब्बा भी साथ दे देना, तो ये क्या, ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसकी फरमाइश शामिल हो गई है। डन। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड। डन। अगली बात, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोपोजल। मैंने कहा अगर तुम मुझसे मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना और मुझसे घड़ी ले जाना। शाम 4 बजे वो आया तो सही, लेकिन मेरे घर के बाहर खड़ा हो गया, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। वैलिड एक्सेप्टेंस देने के लिए आया है? नहीं देने के लिए आया है। क्यों?
क्योंकि शाम 4 बजे जिस जगह बुलाया था उस जगह नहीं आया। इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। नंबर 3, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। मैंने कहा अगर तुम ये घड़ी खरीदना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना। अब मैंने यूँ नहीं बताया इसको कि कैसे बता देना, ईमेल कर देना, व्हाट्सएप कर देना, स्नैपचैट बताना, इंस्टाग्राम बताना, मैसेंजर मैसेज करना, टेलीग्राम बता देना, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, या आउटलुक पे मेल कर देना, ये मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। तो क्या ये मुझे कॉल करके एक्सेप्टेंस दे सकता है? दे सकता है। क्यों? रीजनेबल मैनर है। देन ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ दी प्रपोजल। ये वही वाली बात आ गई कि सामने वाले को वो कम्युनिकेट हो गई हो। कौन सी वाली मिसाल? वो लॉस्ट डॉग वाली मिसाल। डन? क्लियर? अच्छा, ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड व्हेन रिजेक्टेड अर्लियर। वही वाली बात जो इस भाई ने सवाल किया कि 10 दिन का टाइम दिया, 3 दिन बाद उसने रिजेक्ट कर दी, 8वें दिन आया कि यार मेरा मूड बदल गया है, प्लीज़ बेच दो, प्लीज़ बेच दो। क्या बेचूंगा उसको? नहीं बेचूंगा। ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ टर्मिनेटेड अर्लियर। अब टर्मिनेशन ऑफ ऑफर बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो लेट से अगर मैंने रिवोक कर दी थी उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, या टर्मिनेट हो गई थी पहले ही, तो वो क्या एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे कि टर्मिनेशन में मैंने क्या पढ़ा था? रिजेक्शन और नॉन एक्सेप्टेंस। अगर उसने पहले रिजेक्ट कर दी तो नहीं, या अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं की थी, कहा था भाई 2 दिन के अंदर बता देना, नहीं बताया, रीजनेबल टाइम गुजर गया, तो क्या अब वो आ सकता है वापस अपनी मेरी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं आ सकता। डन है। ये तो हमने हेडिंग पढ़ ली। अब आओ एक एक हेडिंग को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। शाबाश। भाईजान कल क्या करना है आपने? बोलो भाई। कौमी चलाना है फिर क्या आना है? होना चाहिए ना यार, बाहैसियत पाकिस्तानी। नहीं होना चाहिए। स्कूल में नहीं पढ़ता? बताओ ना। स्कूल पढ़ा था ना? चलो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं? अरे कौमी तरानी के बारे में बात कर रहा हूँ यार। नहीं नहीं, आसान तो हमारा छोटा भाई ऐसे ही है ना। चलो ठीक है सर, मैं बढ़ जाऊँगा आगे। चलो पढ़ लो पहला। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि अनकंडीशनल। पढ़ लो शाबाश। मुझे नहीं देखना भाई, वहाँ देखना है। हाँ क्या चीज़? नहीं, सर आप स्ट्रिक्ट लगते नहीं मगर स्ट्रिक्ट टीचर हैं। नहीं मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। हैं? नहीं, राफे से पूछो, देखो ये तो हमें बताएगी। माइस से पूछो, क्या नाम है उसका, मुआविया, ये तो हमें बताएंगे। असल में मसला ये कि जब क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर बंदा अपनी तफरी लगा रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, तो कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को। तो इसके लिए, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता है मेरा कोर्स है, मेरे टारगेट्स हैं, मुझे वो मीट करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा ना नॉर्मल करना पड़ता है चीज़ों को। वरना अगर मैंने फ्री करवा लिया ना तो ये कंट्रोल में नहीं आते। हाँ ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। अच्छा चलो कल से नहीं आना। कौन बोला? कौन बोला? बता दो। सर आप हाफिज़ हैं? नहीं, मेरा अल्लाह हाफिज़ है। नहीं हाफिज़ नहीं हो यार, दुआ करो बन जाऊं। नियत तो की थी, अब शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगा, बच्चे को करा दूंगा। दिस इज़ बिजनेस। चलो दूसरा पढ़ लो। सर आप सीए हैं? भाईजान मेरी एक शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अगर दूसरे की इंक्वायरी करनी है तो क्लास के बाद आके मिल लें। मेरे 3 पेपर रह गए, फाइनल अटैम्प्ट है मेरी। दिसंबर 2024 में मेरे 3 पेपर रह गए थे, लेकिन सितंबर 24 में शादी हो गई थी, तो दिसंबर में मैंने 3 पेपर छोड़ के 2 दे दिए, दोनों फेल हो गए।
ठीक है, या तो विन है तो लर्न है, तो लर्न मिला। फिर जून 25 की अटैम्प्ट आई तो कल भी मिला था। जून 25 की अटैम्प्ट आई तो ऑफिस में बैठा हुआ था क्लाइंट पे ना, क्वालिफाइंग अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा था। आउट ऑफ नो वेयर ना बस ऐसे ही दिल में आ गया कि यार हज करना है, ऐसे ही। अम्मी को कॉल की, अम्मी हज करना है। कहती हैं अच्छा। अब पैसे वैसे भी देखने थे, कुछ कहीं लगे हुए थे, कुछ कहीं थे। मैंने कहा यार चलो गाड़ी भेज देते हैं, हज करने चलते हैं। ऐसे ही इतना दिल ना। अब मैंने कहा ठीक है, डन है। हमने ना जोड़ तोड़ कोशिश करी, और गवर्नमेंट की डेट आखिरी थी अगले दिन। पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही दिल में आ गया था। तो प्राइवेट के लिए अप्लाई कर दिया। और फिर जो जलालत हुई है लास्ट टाइम, सबने देखा होगा प्राइवेट आजमीन के साथ जो हरकतें हुई हैं, तो 65,000 70,000 पाकिस्तानी रुक गए, और पूरी दुनिया से 5 लाख हाजी रोक दिए सऊदिया ने। बहरहाल तो वो मैंने उस चक्कर में इतना शोर था कि इंशाल्लाह चला ही जाऊँगा, तो मैंने अपनी पेपर की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो हज भी गया और अटेम्प्ट भी हाथ से गई। इतना अफसोस हुआ ना। अब दिसंबर 25 आ गई, अब इसमें तीनों दे रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा दे रहा हूँ, लेकिन बस दुआ करो। देखो सीए फाइनल और इन सारे पेपर्स ना, बल्कि इवन कैफ भी, ये मेहनत से ज़्यादा, एफर्ट से ज़्यादा, ये आपकी लक पे, ये आपके नसीब पे और एफर्ट्स पे, तीनों पे जो है ना वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, नसीब में नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं मिलेगा। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाता है। सीए फाइनल का एक पेपर मेरे एक हैं जानने वाले, वो कहते हैं MSc 2 का पेपर था, सुबह उठ के बस पढ़ाई, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, बस सुबह उठ के चीज़ें देख ली, पेपर में करना क्या है क्या, जाके दिया, हो गया पास। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये डेफिनेटली नसीब है। अल्लाह ने जब लिखा हो जब मिल जाएगा। तो मुझे कोई गम नहीं है अभी कि 3 पेपर दूर हूँ मैं, लेकिन ये 3 पेपर सिर्फ एक शॉर्ट की जो है ना वो देर है इसमें। जून 24 में 3 पेपर मैंने लगातार एक साथ निकाले थे, दिसंबर 23 में 2, उसके बाद से फिर मैंने दिए नहीं पेपर्स ना। तो अब इंशाल्लाह दे रहे हैं, दुआ करो यार कि अल्लाह पाक आसानी करे। पेपर का जिक्र करते हैं ना, डर भी लगने लगता है, अपनी टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो दुआ करो बस अल्लाह पाक आसानी करे, और ये दिसंबर में बस ख़त्म कर दूँ। ठीक है, या तो मैं ख़त्म हूँ तो पेपर ख़त्म है, कोई ये ख़त्म होने वाला है दिसंबर में उनमें से। ठीक है, तो पेपर तो होते रहेंगे। हाँ, ये भी टेंशन नहीं है ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं टेंशन लेके नहीं पढ़ता। ठीक है, फिर जो ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें रुकी हुई थी, मतलब शादी वादी भी नहीं कर रहे इस चक्कर में, कर ही लेते हैं, वो भी कर ली। तो अब टेंशन नहीं है ना, कि लोगों को सीए करने की टेंशन इसलिए होती है कि यार अगर सीए नहीं किया तो शादी नहीं होगी, तो वो भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी है मेरा 2 महीने का, तो वो भी टेंशन नहीं है कि रिश्ता नहीं मिलेगा, लड़की वाले क्या सोचेंगे, और कोई जॉब स्टेटस क्या है क्या नहीं है। आर्टिकल्स छोड़ दी, टीचिंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जब मूड होगा दोबारा जनवरी फरवरी में दोबारा जॉब कर लूँगा ही जाके, टीचिंग साथ साथ करता रहूँगा। तो जो लाइफ में इंसान को अचीव करना होता है, या गाड़ी करनी होती है, या कुछ करना होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेट हैं, तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पीयर प्रेशर, तो वो थोड़ा सा तंग करता है कभी कभार। लेकिन तुम लोग यार वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, बुरा तो नहीं मानता ना यार तू? ठीक है, देख बदुआ दुआ ही नहीं देना, ठीक है, डर लगता है भाई। ठीक है, किसकी अटेम्प्ट की याद आ गई यार? पैसे चाहिए, पैसे कौन सा अटेम्प्ट कह रहे हैं, कौन सा अटेम्प्ट, अब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा देख, पैसे ले लेकिन बदुआ नहीं देना। अच्छा नहीं करेगा, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा बहरहाल, तो बस यार तुम लोग सबने ना दुआ मेरे लिए बड़ी लाजमी करनी है कि अल्लाह पाक इस बार निकाल दें। ठीक है, कम पढ़ के भी पास हो जाऊँ। क्या अबे गोल्ड मेडल क्या, बस 50 आ जाए ना हर एक में तो बहुत हैं। 300 नंबर का पेपर है टोटल, सारे तीनों 150 चाहिए, वो मिल जाएंगी ज़रा। ठीक है, तो ये है यार। चलो ये पढ़ लो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ़ द प्रपोजल डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैनर। पढ़ लो, शाबाश। टिप्स हाउ टू पास 4 पेपर इन कैफ। अब्दुल्ला भाई से रब्ता करें, मेरे आज तक हुई नहीं ना, मैं बताऊँ कैसे। 4 उठाए थे सितंबर 2020 में, BMBS FAR2 ऑडिट कॉस्टिंग, BMBS पास हुआ, बाकी सारे रुक गए। लेकिन खैर वो कोविड आ गया था, कोविड की टाइम थी। सर सबसे आइसोलेट हो जाए पेपर के बाद, CA सर हो जाए तो बस ही आएगा। दुआ करो यार, बस आइसोलेट हुआ वो हूँ अभी भी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कल से पक्का पढ़ूंगा। तो अभी 29 तारीख देख के मैंने डिसाइड किया कि 1 तारीख से तो आग लगा देनी है, छोड़ूंगा नहीं। इंटर्नशिप नहीं, आर्टिकलशिप होती है, वो मेरी हो चुकी है KPMG से। अच्छा, आपका FTS क्या है? 27।
अच्छा, वाइफ से सबसे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले बड़े अच्छे हैं भाई, घर वाले बिल्कुल भी तंग नहीं करते इस चीज़ में कि पढ़ाई कर रहा हूँ या देर से आ रहा हूँ। इवन दो रात को 1-1 बजे भी निकलता हूँ यहाँ से कभी कभार पढ़ने में, काम करने में, कभी तंग नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। बस तुम लोग दुआ करो मेरे लिए यार, ठीक है। चलो शाबाश, पढ़ लो 4, 5, 6 जल्दी जल्दी पढ़ लो। क्या चीज़ भाई? तुम्हारी पहली क्लास है ना आज? पहले पुरानी क्लास लेकर आओ, सब वहीं से लिंक्ड है। सब पढ़ने नहीं पढ़ रहे? नंबर वंबर कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 6 में एक नंबर आएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बस। चलो अच्छा, अब इस चैप्टर में जो हमारे पास एरिया रह गया ना कवर करने का, वो रह गया एक तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। बस ये हमारे पास रह गया कुछ छोटा सा एरिया, बहुत ही ज़्यादा चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म, खलास, ठीक है। चैप्टर हमारा खलास। तो मैं आज की क्लास को यहीं रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि जो मैंने आज ऑफ़र की चीज़ें पढ़ाई हैं तुम लोग सुन तो लो। मैंने बोला जाने को, रोकने को बोला है, क्लास ख़त्म करने को नहीं बोला। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा, ठीक है। तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने घर जाके ऑफ़र की जो कंप्लीट डिस्कशन है ना उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ऑफ़र को कंप्लीट रिवाइज़ करना है, एक्सेप्टेंस को रिवाइज़ करना है और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस को रिवाइज़ करना है। ये रिवाइज़ करने के बाद कल मैं रूल पढ़ाऊंगा कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, वो जो उस रूल से हमारे सवाल नहीं फंसे हुए थे कि इस डेट को रिवोक की, इस डेट को सेंड की, इस डेट को मिली, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस रूल के तहत सॉल्व होती हैं, ठीक है। ये रूल कल सुबह आते ही यानी कि फ्रेश जब भी क्लास होगी स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 के 5 चैप्टर्स को भी इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी, डन है। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि क्लास ऑफ करने से पहले, क्लास से जाने से पहले मुझसे तुम लोग PDF ले लिया करो क्लास के अंदर ही, वरना फिर बाद में ना टाइम नहीं मिलता। ज़रा बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, कहाँ से शुरू की हमने बात आज? सवाल नंबर 3 से शुरू किए ना? सवाल नंबर 3 कहाँ है? ये रहा। लेक्चर नंबर 3। चलो जी, कर दिया मैंने अपलोड। आज की क्लास को इंतजार रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे रहते रहेगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।